तुम लोगों को हम बतला चुके थे 1916 की पूरी राजनीतिक घटना का। और 1916 की पूरी राजनीतिक घटना में हमने यह बतलाया था कि महात्मा गांधी के आगमन के बाद भारत की राजनीतिक दशा और दिशा दोनों में ज़बरदस्त परिवर्तन आता है। लोगों के अंदर जागरूकता पैदा होती है। राष्ट्रीयता दिन प्रतिदिन फैलता चला जा रहा है और उस राष्ट्रीयता के वाहक के रूप में महात्मा गांधी की अपनी एक अलग पकड़ है। गांधी की अपनी एक अलग पहचान है। लोगों को ये उम्मीद थी कि गांधी आएंगे, आज़ादी लाएंगे। लोगों को ये मानना था कि गांधी आते के साथ भारत में कोई ना कोई व्यापक जन विद्रोह आरंभ करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन 16 का कालखंड भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान इस संदर्भ में रखता है कि कांग्रेस रूपी संगठन जो नरम पंथ और गरम पंथ में बटा था, ये दोनों धड़ा एक मंच पर आ चुका है। दूसरा बड़ा इम्पोर्टेंट रीज़न यह भी रहा कि होम रूल लीग आंदोलन भले अपने मूल लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहा, अपने मेन टारगेट को वो भले प्राप्त नहीं कर पाया, लेकिन ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि उसने राष्ट्रीयता को जरूर बढ़ाया। और कोई भी जन आंदोलन का मूल्यांकन मूल लक्ष्य को मद्देनज़र रखते हुए नहीं किया जा सकता। मसलन आगे पढ़ोगे कि गांधी ने 1920 में कहा था, यंग इंडिया में लेख लिखा था कि मैं राष्ट्र को 1 साल के अंदर आज़ादी दिला दूंगा। लेकिन सच्चाई यही है कि 1 साल के अंदर आज़ादी नहीं मिली। अगर मूल लक्ष्य के नज़रिए से उसको देखोगे तो लगेगा कि ये आंदोलन एक फ्लॉप शो था, असफल रहा। लेकिन कांग्रेस रूपी संगठन के फैलने के नज़रिए से देखो, लोगों के अंदर राष्ट्रीय चेतना पनपने के उद्देश्य से देखो, तो ये आंदोलन सर्वथा सफल आंदोलन रहा। स्वतंत्रता संग्राम है ये, रातों रात एकाएक आए कोई परिवर्तन का बयार नहीं होगा। गांधी से लोगों को जो उम्मीदें थी कि गांधी आएंगे, आज़ादी लाएंगे, इतना आसान नहीं था कि गांधी के आ जाने मात्र से राष्ट्र को आज़ादी मिल जाती। आवाम की अंतिम जनता जब तक जागेगी नहीं, तब तक राष्ट्र में आज़ादी आने की कोई बात नहीं हो सकती। बड़ा विचित्र स्थिति में पड़ जाओगे यार अगर हम विश्लेषण करा दें तो। कभी सोच के देखना कि यही वो गांधी हैं जो 1920 में हम ही पढ़ाएंगे आगे। महज 22 सिपाहियों की हत्या हुई थी चौरा चोरी कांड में, और गांधी ने उस आंदोलन को स्थगित कर दिया था ये कह के कि ये आंदोलन चूंकि हिंसक हो चुका है इसलिए मैं आंदोलन को स्थगित करता हूँ। हाँ या ना? 1922 में गांधी ने आंदोलन को स्थगित किया था कि नहीं? तो जवाब मिलेगा हाँ। और यही वो गांधी हैं जो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय हजारों आदमी रोज मारे जा रहे थे। गांधी ने ही नारा दिया था, करो या मरो का नारा। रोज हिंसक वारदात हो रही है, लेकिन गांधी ने एक बार भी नहीं कहा कि आंदोलन हिंसक हो चुका है, मैं आंदोलन को स्थगित कर रहा हूं। बता सकते हो कि गांधी हिंसक की अहिंसक? गांधी 1922 में 22 व्यक्ति मारे जाने के बाद उन्होंने साफ शब्दों में कहा, इतिहास गवाह है कि चौरा चोरी कांड में 22 सिपाही मारे गए, 21 सिपाही और 1 जमादार। तो गांधी ने आंदोलन को रोक दिया यह कहते हुए कि आंदोलन हिंसक हो चुका है। और वही गांधी 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ तो हिंसक वारदात चरम रूप को छू लिया था। माने हजारों लोग रोज मारे जा रहे थे, लेकिन गांधी ने एक बार भी नहीं कहा कि आंदोलन हिंसक हो चुका है, मैं इसको स्थगित करता हूं। तो गांधी हिंसक की अहिंसक? इसको लास्ट में पिटारा खोलेंगे। अगर ऐसे सोचते हो जरा ऐसे भी सोचो, भगत सिंह अनडाउटली क्रांतिकारी थे। भगत सिंह सॉन्डर्स की हत्या किया था कि नहीं? अरे भगत सिंह ने सॉन्डर्स वध किया था कि नहीं? अब बतलाओ, वही भगत सिंह जब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम लेके पहुंचे, वो भी थैला में लोडेड 303 की 2-2 पिस्टल है साथ में, लेकिन उन्होंने किसी को का जान नहीं लिया।
वही अंग्रेज के आला अधिकारी जिसको सड़कों पर खोजते थे, ड्राफ्टिंग चलता था कैसे हत्या की जाए, और आज जब सारा दुश्मन सामने बैठा हुआ है तो किसी पर भी उन्होंने गोली नहीं चलाई। यहाँ तक कि बम भी जो लेके गए थे वो बम ऐसा था जिससे किसी की जान नहीं जा सकती थी। उन्होंने कहा भी था कि बहरों को सुनाने के लिए अधिक कोलाहल की ज़रूरत होती है। तो वह व्यक्ति जिसका मन, वचन, कर्म और धर्म से जो हिंसा का पुजारी हो, जिनका साफ शब्दों में कहना हो कि कभी भी शेर शाकाहारी नहीं हो सकता, बात समझ में आ रही है? जिनका साफ शब्दों में कहना था कि कभी कैक्टस में, नागफनी में चंपा और गुलाब नहीं फूल सकता, हिंसा का जवाब हिंसा ही हो सकता है, वह व्यक्ति के सामने पूरा दुश्मन बैठा है और किसी के ऊपर उन्होंने बम ऐसा लेके ही नहीं गए थे जिससे किसी की जान जाए। लोडेड पिस्टल होने के बावजूद जिसको उंगलियों पे वो नचा रहे थे, लेकिन किसी के ऊपर फायरिंग नहीं किया। तो बतलाओ, भगत सिंह हिंसक या हिंसक? तो पार्लियामेंट में काहे नहीं मारे? और उसके पहले क्या था? तो पहला पॉलिटिक्स था कि मारो, दूसरा पॉलिटिक्स हो गया नहीं मारो। गांधी का पहला पॉलिटिक्स था नहीं मारो, फिर हो गया मारो। आए समय के अनुरूप कोई बदलाव नहीं है। सारा पहलू जब तोड़ेंगे तब पूरी समझ में आएगा। इतना आसान नहीं है। किसी मास्टर को फंसाना हो ना तो उदाहरण देख फंसा देना, वो चलने लगेगा। अगर ये पॉलिटिक्स है, अगर ये राजनीति है, भारत के इतिहास के पन्नों में भी तो लिखता कि गांधी समय के मुताबिक हिंसक थे, समय के मुताबिक अहिंसक थे। हम ही लोग तो खाली तेज पैदा नहीं लिए हैं। अरे जो हम कह रहे हैं वो इतिहासकार लिखा है ना भाई। उसके बाद ना अंतिम निर्णय है कि गांधी अहिंसक थे और भगत सिंह क्रांतिकारी थे। तो क्या वो उनको पता नहीं है कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंच में बम मारा, ऐसा बम मारा जिससे किसी का जान नहीं जा सकता? पकड़ लिया गया। जिस दिन वो पढ़ाएंगे उस दिन रोंगटा खड़ा हो जाएगा। अंतिम क्लास होगा शहीद आजम भगत सिंह, ठीक है। वो मैंने सदियों तक याद रहेगा, जब तक जीवित हो तब तक। हाँ, वह बस अवचेतन में पीढ़ी दर पीढ़ी जाता है ना। आप ध्यान रखना, अभी मूल टॉपिक है हम लोगों का चंपारण सत्याग्रह। मूव कर रहे हैं चंपारण की ओर। हमने इन तमाम तथ्यों से ये कहने की कोशिश किया कि गांधी कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आएंगे घुमा देंगे और आज़ादी मिल जाएगी। आज़ादी के लिए राष्ट्रीयता चाहिए। जब तक आवाम की एक एक जनता जागेगी नहीं तब तक राष्ट्र को आज़ादी मिल नहीं सकती। यही कारण था कि गांधी पहले भारत की राजनीतिक आबो हवा को मापना चाहते थे। राजनीतिक फिजा में वो ये देखना चाहते थे कि भारत क्या इस अनुरूप है कि कोई आंदोलन अगर हम आरंभ करते हैं तो आंदोलन सफलीभूत होगा। अभी भी सोच के देखो, आज भी हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार है, आज भी अन्ना हजारे हैं, लेकिन कहाँ कोई आंदोलन करते हैं। और अगर आंदोलन करके बैठ जाए तो कहाँ कोई साथ देने को तैयार है। तो उस राजनीतिक परिस्थिति की तलाश में थी। तो उन्हीं दिनों वो लखनऊ आए हुए थे। लखनऊ अधिवेशन में उनकी मुलाकात रामचंद्र शुक्ल से हुआ, राजकुमार शुक्ल से। राजकुमार शुक्ल ने उनको कहा कि चंपारण के किसानों की अपनी समस्या है। तो उन्होंने पूछा समस्या क्या है? तो उन्होंने कहा कि चंपारण में 3 कठिया पद्धति का प्रचलन है। अब है कि 3 कठिया पद्धति है क्या? तो ध्यान रखना, 3 कठिया पद्धति एक पद्धति वो पद्धति है जिसमें अगर तुम्हारे पास 20 कट्ठा ज़मीन है तो आपको 3 कट्ठे पर नील की खेती करनी ही पड़ेगी। एक रेशियो बांट दिया था कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठे पर नील की खेती करनी ही पड़ेगी। इसलिए उस पद्धति को कहा गया, कौन पद्धति? 3 कठिया पद्धति। ये लैंग्वेज बुझाया कि 20 कट्ठा में आपको कितने कट्ठे पर? 3 कट्ठे पर नील की खेती करनी ही पड़ेगी। इस पद्धति को कहा गया कौन पद्धति? 3 कठिया पद्धति। तो आखिर ये खेती चंपारण में करवाया जा रहा था। प्रॉब्लम यह था कि आगे चल करके जब केमिकल का प्रयोग होना आरंभ होता है, मतलब जब रासायनिक रंग का प्रयोग होना आरंभ होता है, तो रासायनिक रंग के प्रयोग के कारण खेती द्वारा जो उत्पादित नील होता है
उस नील का प्रयोग नहीं के बराबर हो गया, अब उसका कोई खरीदार नहीं रहा। हम जो वर्ड बोल रहे हैं समझ में आ रहा है? नील की खेती की जाती है, उसका पौधा होता है, उसके पत्ते से नील बनाया जाता है। तो नील की खेती चंपारण के किसानों से बलजबरन करवाया जा रहा है। नील की खेती की एक बहुत बड़ी विशेषता होती है, जिस खेत में नील की खेती करोगे वो खेत धीरे धीरे अस्थायी रूप से बंजर हो जाएगा। इसलिए कोई किसान किसी भी कीमत पर नील की खेती करना नहीं चाहता था। अंग्रेजों ने बलजबरन भारतीय किसानों से, चंपारण के किसानों से एक नियम बनाकर, उस नियम का नाम दिया गया 3 कट्ठिया पद्धति, कि अगर आपको 20 कट्ठा है तो 3 कट्ठे पर खेती करें, अगर आपको 10 कट्ठा है तो 1.5 कट्ठे पर खेती करें, अगर 40 कट्ठा है तो 6 कट्ठे पर खेती करें। चंपारण के किसानों को मजबूर किया गया। उन किसानों को क्या न्यूनतम मजदूरी दी जाएगी, नील का क्या कीमत दिया जाएगा, ये कदापि परिभाषित नहीं था। ये अंग्रेज जमींदारों की मर्जी, किसानों को चाहे जो दे दे। वक्त का लम्हा जैसे 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 आगे बढ़ता चला गया, वैसे वैसे नया शोध होना आरंभ हुआ, रिसर्च होना आरंभ हुआ, और उसके जगह पर रासायनिक रंग आ गया। जैसे अभी चलता है ना 4 बूंदों वाला उजाला, ठीक उसी तरह से केमिकल आया। और जो केमिकल आया, उस केमिकल के आने के बाद खेती द्वारा उत्पादित नील का प्रयोग, खेती द्वारा उत्पादित नील का प्रयोग जो है लोगों ने करना ही बंद कर दिया। अर्थात अगर आप खेती करवाता भी है तो उसका कोई लेने वाला नहीं है। अरे एक टाइम था जो मार्केट जाता था, लोग सब्जी लेने साला झोला लेके जाता था। जब पॉलीथीन आ गया तो खाली हाथ जाता है, ढेरे सारा झोला लेके आता है, पॉलीथीन बैग लेके आता है, तो झोले की कीमत, थैले की कीमत एकाएक गिरा कि नहीं। वही चीज उस समय हुआ। और भारत यारा लंगोट कसने वाला राष्ट्र है, खड़ऊ पहनने वाला राष्ट्र है, मट्ठा पीने वाला राष्ट्र है। उसको चाय से और नील दिए हुए तुम्हारा वस्त्र से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं था। ये नील की खेती इसलिए नहीं कराई जा रही थी कि भारतीयों को ज़रूरत थी। भारतीयों को दूर दूर तक नील की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत थी किसको? तो लंकाशायर में जो मिलें थी, लंकाशायर की मिलों में कपड़े का उत्पादन किया जाता। भारत में सूती कपड़ा, कच्चा कपास का उत्पादन भारत में होता। उस कच्चे कपास को लोग ले जाते लंकाशायर को, और वहाँ ले जा करके उसका वस्त्र का निर्माण करते, और उस वस्त्र को भारत के बाजार में भेजा जाता। कभी इस राष्ट्र में सूती कपड़े की तूती बोलती थी। सूती वस्त्र उद्योग में विश्व में एकाधिकार था भारत का। भुगतान संतुलन शुरू से अंत तक भारत के पक्ष में रहा, लेकिन अंग्रेजों ने उस व्यापार को तहस नहस कर दिया था। भारत को एक बाजार के रूप में बदल दिया। यहीं के किसान कपास का उत्पादन करते, लेकिन बन के कपड़ा कहाँ से आता? लंकाशायर की मिलों से। उन कपड़ों को रंगने के लिए नील की जरूरत थी, जिसका उत्पादन चंपारण में करवाया जा रहा था। अब चूंकि उस नील की मांग रही ही नहीं, इसलिए किसानों ने कहा कि अब चूंकि नील की खेती नहीं करवाई जा रही है, अब चूंकि नील का जो उत्पादन नहीं करवाया जा रहा है, खेती नहीं करवाई जा रही है, तो अब हमको हमारा खेत वापस दे दो भाई। मेरी बात समझ में आ रही है कि कल तक ज़रूरत थी कहाँ के? लंकाशायर के मिलों को। खेती करवाई जा रही थी, समझ में बात आता था। अब मेरा ही खेत है, अब खेती नहीं कराई जा रही, तो हमको हमारा खेत वापस दे दो। फरियाया हाँ या ना? तो जब ये बात मांग उठने लगा तो जमींदारों ने कहा कि तुमको तुम्हारा खेत हम वापस देंगे, तुमको तुम्हारा खेत हम वापस देंगे, लेकिन बदले में तुमको पैसा देना पड़ेगा। मतलब ये ठीक साला वैसे ही है जैसे तुम घर में किराएदार रखो और किराएदार को किराया तुम दो। बात समझ में आ रहा है ना? खेत तेरा, मेहनत तेरा, प्रोडक्शन पर अधिकार किसका? जमींदार का। अब कोई प्रोडक्ट नहीं है, खेत तेरा, आज मांग रहे हो तो कहता है बदले में पैसा दो। यही समस्या थी कहाँ की? चंपारण की। दंडना दंडन है। और इस प्रकार चंपारण में जो 3 कट्ठिया पद्धति था उसका विरोध चरम पर हो रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि हुकूमत को कैसे झुकाया जाए, कैसे इस गलत प्रथा का विरोध किया जाए।
तब वही बोले राजकुमार शुक्ल को बुलाया गया चंपारण। महात्मा गांधी मूव करते हैं कहाँ को? चंपारण। लेकिन चंपारण में क्या करना है, इसकी पूरी योजना बनी है बिहार में, ये झारखंड में, रांची में। हाँ, यहाँ प्रोजेक्ट तैयार होता है, इम्प्लीमेंट होता है चंपारण में। एडवर्ड गेट से मिल लिए थे। अब जब वो चंपारण को गए तो पहले वो घूमे, ऐसा नहीं कि गांधी जाते के साथ तूफान मचाने लगते थे कि माँ कसम बदला लूँगा। बात समझना, वो पूरा चंपारण पहले घूमे, किसानों से फेस टू फेस बात किए, किसानों से उसकी समस्या को सही ढंग से जानने की कोशिश किए। तो पता चला कि भाई तो जुल्मो सितम है। ज़मीन किसका? किसान का। खेती नहीं हो रही है तो उसको वापस चाहिए कि नहीं, लेकिन नहीं दिया जा रहा है। देने के बदले में क्या मांगा जा रहा है? पैसा मांगा जा रहा है। अब सवाल यह भी तो पैदा होता है कि क्या गांधी से पहले कोई और नेता नहीं गए थे? क्या राजकुमार शुक्ल ने गांधी को बुलाया? क्या राजकुमार शुक्ल नहीं कर सकते थे? तो यार बहुत नेता गए, और जो जाता था वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता एक लव लेटर थमा देता कि तोरा जितना विरोध करना है इतना बज के इतना मिनट तक तुम कर लो, 12 घंटा कर लो, 24 घंटा कर लो। जैसे मान लो कि आज 29 तारीख को आया है तो बोल 30 तारीख सवेरे तक कर लो, 31 को सवेरे चला जाना। तो जो भी नेता जाता था एकदम टाइम बॉन्ड उतने देर तक विरोध करता था और वापस चला आता था। तुम लोग गली मोहल्ला का कुत्ता देखा होगा रे, नहीं बोल रहा नहीं देखते उसको? साला मारने जाओ तो भागेगा भी और पलट पलट के भौंकेगा भी, समझे में नहीं आएगा कि वो डर रहा है कि डरा रहा है। वैसे ही राजनेता जाते तो जरूर थे, लेकिन वो कथन का पालन करते हुए अंततः घूम कर वापस आ जाते थे। ये चरित्र बना हुआ था। गांधी गए, गांधी को भी लव लेटर मिला कि आप यहाँ का विधि व्यवस्था भंग कर दीजिएगा, आपको वापस जाना है। गांधी कहे कि ना हम जीबेन करबो, हाँ, कि जो करना है कर लो। गांधी को कहा गया कि आपके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा। गांधी ने कहा तथास्तु, चलाओ। अगर कोई लॉ ऐसा कहता हो कि गलत चीज़ का विरोध करने के एवज में सज़ा हो सकती है, मुकदमा किया जा सकता है, जेल दिया जा सकता है, तो दे दो। हुकूमत फंस गई। सीन यही हुआ कि रहा भी ना जाए, सहा भी ना जाए, और मुसीबत तो यह भी है कि कहा भी ना जाए। बात समझ में आ रही है? कारण यह था कि अगर गांधी को हुकूमत फ्री छोड़ देती है तो एक एक जनता को जगा देंगे, और अगर नहीं छोड़ते हैं, बात समझना, अगर नहीं छोड़ते हैं तो हुकूमत की किरकिरी होगी कि हुकूमत कितनी निकम्मी है, कितनी बेहूदी है कि गलत चीज़ के विरोध करने के एवज में गांधी के ऊपर जुल्मो सितम ढाया जा रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? हम कहना क्या चाह रहे हैं? गांधी को पकड़े तो प्रॉब्लम, ना पकड़े तो प्रॉब्लम। पकड़े तो प्रॉब्लम यह है कि लोग कहेगा कि हुकूमत क्रूर है, एक तो गलत कर रही है और ऊपर से लोगों के ऊपर केस मुकदमा दाग रही है। और अगर नहीं पकड़ती है तो गांधी वह लठिया ले करके गते गत घूर घूर के सबको जगा देंगे। अरे बाबू तोर मुंडन हो रहा है, मुड़ते मुड़ते अंग्रेज टिकिया तक मुड़ देगा। बात समझ में आ रहा है? हो सकता है भौवा तोवा सब तोर मुड़ा जाए। तो एक एक व्यक्ति जाग जाएगा तो आफत होगा। तब का अंत में हुकूमत ने कहा कि एक आयोग, नीलहा आयोग का गठन किया जाएगा, उसमें आप भी एक सदस्य रहेंगे। तो गांधी हुकूमत के चरित्र से बढ़िया से वाकिफ था। गांधी ने कहा कि आयोग होगा, उसमें आप हमको भी मेंबर रख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात बतलाइए, उसमें ज़्यादातर मेंबर क्या होंगे? अंग्रेज होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है कि ज़्यादातर मेंबर क्या होंगे? अंग्रेज होंगे। और कोई भी निर्णय जो लिया जाएगा वो निर्णय होगा बहुमत के आधार पर। जो भी निर्णय होगा वो किसके आधार पर होगा? बहुमत के आधार। तो हम पड़ जाएंगे अकेले। अगर मान लो 5 मेंबर है तो 2 मेंबर मान लो भारतीय है, 3 मेंबर अंग्रेज होगा। वो लोग आयोग ऐसे ही बनाता था, तीनों एक तरफ हो जाएगा, 2 एक तरफ होगा, तो क्या बिगाड़ लेगा? सीन समझ में आया? हाँ या ना? इसका परिणाम यह हुआ कि गांधी जब विरोध कहे कि बाबू अगर तुम लोग कोई भी बात मानने के लिए हमको मजबूर किया, मेरी बात समझ में आ रही है,
कि अगर कोई भी बात मानने के लिए हमको मजबूर किया तो मैं आयोग की सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा। फाइनल है, हाँ या ना? कि अगर बलजबरन हमको कोई भी चीज़ मानने पर क्या किया, मजबूर किया, तो हम आयोग की सदस्यता से इस्तीफा दे देंगे। यहाँ तक फरिया गया, हाँ या ना? ब्रिटिश हुकूमत लाचार थी, उसको हाँ में हाँ भरना पड़ा। अब आयोग के तमाम सदस्य कहाँ जा रहे हैं? तो आयोग के तमाम सदस्य गांव का गांव घूम रहा है और कहा गया कि तमाम किसान आएंगे और अपनी अपनी शिकायत को लिखाएंगे। यारा बिहारी किसान तो सला हुआ रहे 4 आना 1.25 रुपया लिखा दे। बात समझ में आ रहा है? जो नहीं भी हुआ था उसको रिपट में लिखा दे। सब गांधियो जी भकुआ गए कि ऐसा ऐसा बात जो सुनबो नहीं क्यों काहे लिखा रहा है भाई। तब एक थानेदार को भी बैठा दिए और कहे कि जो कहोगे उसमें तुम भी साइन करेगा और थानेदार भी साइन करेगा। बाद में एग्जामिन होगा, जो झूठ बोला है उसको पनिश किया जाएगा। फिर काहे को कोई झूठ लिखा है। अंत में उस आयोग की रिपोर्ट से ये स्पष्ट हो गया कि जो किसानों की ज़मीन है गलत तरीके से हुकूमत ने अपने पास रखा है, ज़मींदारों ने रखा है, हुकूमत नहीं ज़मींदारों ने रखा है। अंततः ज़मींदारों को झुकना पड़ा। भारत के स्वतंत्रता संग्राम का पहला प्रयोगशाला चंपारण बना और जहां पर गांधी का सत्याग्रह मतलब सत्य के लिए आग्रह, ये 100% सफलीभूत रहा। गांधी के नाम का जय जयकार होना भारत में आरंभ हो जाता है। लोगों को लग गया कि बिना खड़ग बिना ढाल भी कोई क्रांति की जा सकती है। झुकती है हुकूमत, झुकाने वाला चाहिए। फरियाया। और इस प्रकार 1917 अर्थात चंपारण सत्याग्रह 100% सफल रहा। वो अंग्रेज जमींदार जो 4 आना किसी को नहीं दे सकता था, वो ली गई रकम को वापस करने पर मजबूर हुआ। इससे बड़ी बेइज्जती और अंग्रेज जमींदारों का कुछ नहीं हो सकता। फरिया गया यहाँ तक, हाँ या ना? ध्यान रखना, यहाँ मज़ेदार चीज़ क्या है, अंग्रेज जमींदार और भारतीय किसान, यहाँ हुकूमत डायरेक्ट नहीं है। तो गांधी के आने के बाद जैसे जैसे गांधी समय बीतेगा राष्ट्रीयता फैलेगी और गांधी की पनपती राष्ट्रीयता से राष्ट्र में लोग उतनी तेजी के साथ जागेंगे। मतलब गांधी ऐसे कैरेक्टर हैं जिनका भाषण सुनने के बाद लोग मार खाने के लिए तैयार हो जाता था, लेकिन मारने के लिए कोई तैयार नहीं होता था। वो जादुई हुनर गांधी के पास ही था। नहीं कहता कि एक गाल आड़ दिया मारा तो दूसरा गाल आड़ दिया। यारा एक बात बतलाओ, अभी के युग में कायरता होगी, लेकिन 1919 के भारत में, 1917 के भारत में सोचो, जब भारत नंग धड़ंग था, जहाँ लोगों को खाने के लिए भरपेट अनाज नहीं था, जहाँ पर एजुकेशन नहीं था, जहाँ राष्ट्र शब्द की बात छोड़ दो, लोग जीवित रहे इसके लिए जदोजहद करते थे। उस राष्ट्र में राष्ट्र के लोगों को सड़कों पर उतार देना, ये क्या कम बड़ी बात थी? लोग भले गांधी को गाली देता हो, लेकिन कोई यह तो बतलाए कि गांधी आज़ादी के बाद कौन सा पद ले लिए थे। आज के युग में उठा के देख लो, वंशवाद की राजनीति होती है लोकतंत्र में। वो चाहते तो भारत के प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति तक कुछ भी बन सकते थे। गांधी एक युग है यारा, गांधी एक दर्शन है। गांधी कोई मामूली कैरेक्टर नहीं है। गांधी की रणनीति थी कि मारता है तो मारने दो, तुम पलट के मत मारो। वो कायरता नहीं थी। गांधी को एक बार पूछा भी गया था कि अगर हिंसा और कायरता में एक चीज़ अगर चुनना हो तो आप किसको चुनोगे? तो गांधी ने बेबाक कहा था, मैं हिंसा को चुनूंगा। अब कहोगे कि गांधी इतना संयमी कैसे थे? बात बड़ी सीधी सी है। ब्रिटिश हुकूमत के पास व्यवस्थित फौज है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। अगर हुकूमत मारती और पलट के तुम भी मारते हो तो मारा मारी हो जाएगा। फिर जजमेंट की बात आएगी कि गलती किसकी है। लेकिन अगर तुमको केवल मारा और तुम पलट के नहीं मारे हो तो 100% गलती मारने वाले की होगी। और जो सुनेगा सब हुकूमत को गाली देगा। गांधी की रणनीति के पीछे का रणनीति यही था।
बात समझ में आया? ताकि लोगों के मन में हुकूमत के प्रति नफरत फैले, क्योंकि भारत गुलाम अंग्रेजों से कम था, भारतीयों से ज़्यादा था। यार अंग्रेज, भारत को आज़ादी मिली थी उस वक्त अंग्रेज कितने थे? 1.25 लाख। 1.25 लाख अंग्रेज, कोई 40-45 करोड़ की आबादी, अगर एक एक मुकाबले मन लगा के मारता तो गोड़ हाथ सलामत नहीं बचता। लेकिन एसपी है अंग्रेज, डीएसपी से लेकर के सिपाही तक सब है भारतीय, फौज का टोटल सिपाही है भारतीय। द्वितीय विश्व युद्ध में 65,000 सैनिक भारतीय सैनिक थे, जो अंग्रेजी फौज से की ओर से लड़ रहा था। अगर उस तबके में भी राष्ट्रीयता का भाव जाग जाए तो अंग्रेज की औकात है कि आधा घंटा भी भारत में टिक जाता। गांधी का मोटिव उस वर्ग को जगाना था, गांधी को कायरता का परिचय देना नहीं था। ये कालखंड है 1917 का। तो 1917 में हो गया कौन सत्याग्रह? चंपारण सत्याग्रह। फरिया गया है कि धकधकी है? 100% की करो कोना उना में मन में टस टस मार रहा है रे। ओके हो? अब 1918 में तुम बड़ी धकधकी में हो तुम। हाँ है? लग तो रहा है लूर लचन से नहीं। अब 1918 के बाद आ जाता है, 17 के बाद आता है 1918। 1918 में आता है अहमदाबाद मिल मालिक मजदूर विवाद। बात समझ में आया? कौन विवाद? अहमदाबाद मिल मालिक मजदूर विवाद। कौन विवाद है? मिल मालिक मजदूर विवाद। क्या हुआ? देखो, प्रथम विश्व युद्ध जब 1914 में आरंभ हुआ, तो प्रथम विश्व युद्ध जब 1914 में आरंभ हुआ, तो 1914 में आरंभ हुए विश्व युद्ध के समय एकाएक सूती कपड़े की मांग चरम पर बढ़ गई। कपड़े की मांग बढ़ गई क्योंकि सैनिकों को वर्दी चाहिए, टेंट, तंबू, रस्सी, कॉटन, कफन, सब कुछ चाहिए, बैग तैग, झोला तोला सब। तो पहले जो मिल मालिक था उसको जितना कहा जाता था उत्पादन के लिए, उससे कई टाइम्स ज़्यादा अब उन लोगों को मांग होना शुरू होता है। यहाँ तक फरियाया? हाँ या ना? कई टाइम्स उत्पादन होना का डिमांड होना आरंभ होता है। तो मिल मालिकों ने मजदूरों से कहा, कि तुम लोग उत्पादन बढ़ाओ। मजदूरों ने कहा कि हमें उत्पादन बढ़ाने में कोई परहेज नहीं है, हम लोगों की मजदूरी बढ़ा दी जाए, ये मांग मजदूरों की थी। मिल मालिकों ने कहा कि यार युद्ध चल रहा है और अभी अगर मजदूरी बढ़ाते हैं तो कम बढ़ा पाएंगे। युद्ध समाप्ति के बाद महंगाई चरम रूप को छू जाएगा, और जब महंगाई चरम रूप को छू जाए तब अगर बढ़ाएंगे तो ज़्यादा बढ़ाएंगे। तो क्या चाहते हो? मजदूरों ने कहा कि ठीक है, विश्व युद्ध समाप्त होने दीजिए, फिर बढ़ा दीजिएगा। मजदूर खुश थे कि अच्छे दिन आएंगे, युद्ध समाप्ति के बाद मजदूरी में वृद्धि कर दी जाएगी। 11वां विश्व युद्ध समाप्त हो गया। मजदूरों ने दम भर ओवर टाइम ड्यूटी किया, जो भी मांग थी उससे कहीं ज़्यादा उन लोग काम किया, और अब उन लोगों को उम्मीद थी कि मजदूरी में वृद्धि होगा। लेकिन अंग्रेजों ने मिल मालिकों ने साफ तौर पर मजदूरी में वृद्धि करने से इनकार कर दिया। सीधा कहना आरंभ किया कि पहले मांग ज़्यादा थी इसलिए वर्क कर रहा था, अब मांग बहुत कम है इसलिए उतना खटने की ज़रूरत नहीं है, हम मजदूरी में वृद्धि नहीं कर सकते। मजदूर ठगे महसूस करने लगे, तो लगा कि अब क्या किया जाए। तो 100 रोगों की एक दवा, गांधी को बुलाया जाए। गांधी को बुलाया गया, गांधी चल दिए। गांधी गए तो न्यूनतम मजदूरी को तलाशना आरंभ किए कि मजदूरों को आखिर मजदूरी कितनी दी जा रही है। जान के आश्चर्य लगेगा यार कि न्यूनतम उन लोगों की मजदूरी इतनी कम थी कि कोई भी मजदूर बामुश्किल 2 जून ही खाना बना सकता है। ये मुहावरा वाला नहीं है, वो ओरिजिनल वाला है। किसी तरह से वो अपने बच्चों का, बीवी का परवरिश कर पा रहा था। यही कारण था कि अवाक हो गए गांधी कि इतनी कम मजदूरी में तुम लोग काम कैसे कर रहे हो।
तो गांधी को ही जिम्मेवारी दी गई कि आप ही कोई कदम उठाओ। गांधी ने तमाम मजदूरों को कहा कि मिलें चलती नहीं है, मिलें चलाई जाती है। बंद पड़ी मिलों का कोई मालिक नहीं हो सकता, वो मशीनों का मालिक हो सकता है। उत्पादन तुमसे है, उत्पादकता तुमसे है, अपनी शक्ति को समझो। एक बार अगर मिल मालिक तुम लोगों को रौंदना शुरू किया, ताउम्र तुम लोग शोषण के शिकार हो जाओगे। तकलीफें होगी, कष्ट होगा, लेकिन कुछ दिन झेलो, हड़ताल पर चले जाओ। गांधी के आह्वान पर मजदूर हड़ताल पर चले गए। गांधी ने कहा था कि हड़ताल में एकता बनी रहनी चाहिए। प्रत्येक दिन गांधी सभा स्थल में आते, तमाम मजदूरों को संबोधित करते, समझाते हड़ताल के इम्पोर्टेंस को। और इधर मिल मालिकों ने भी अपनी मीटिंग बुलाई और मिल मालिकों ने कहा कि अगर एक बार मजदूरों के आगे झुक गया तो तमाम छोटी बड़ी मांगों के लिए मजदूर ताउम्र झुकाता रहेगा। इसलिए मजदूरों की मांगों को सुनना नहीं है। इधर मजदूर अड़े हुए हैं, इधर मिल मालिक अड़ा हुआ है। मिल मालिकों का लॉजिक भी साफ था कि हम मजदूरों को इतनी कम मजदूरी देते हैं, हम मजदूरों को इतनी कम मजदूरी देते हैं कि वह लंबे समय तक हड़ताल में रह ही नहीं सकता। उन लोगों के पास बचत नाम की कोई चीज़ होगी ही नहीं। इसलिए हड़ताल को लंबा खींच जाने दो। तीर निशाने पर लगा, हड़ताल कुछ ज़्यादा ही लंबा खींचना आरंभ हुआ। मजदूर टूटने लगे। बहुत मजदूर अपने मिल मालिकों के पांव पकड़ लिए कि हमको न्यूनतम जो देते थे उसी पर दो, काम दो, कुछ तो दो। गांधी ने कुछ के लिए, जो इसके पास भुखमरी की समस्या आ गई, उसके लिए वैकल्पिक मजदूरी की व्यवस्था की। वैकल्पिक मजदूरी मतलब कहीं कहीं काम लगा दिया, लेकिन उतने बड़े तादाद पर मजदूरों को हर किसी को काम दे पाना बड़ा मुश्किल था। अब क्या होगा? गांधी प्रत्येक दिन सभा स्थली में जाते, प्रत्येक दिन भाषण देते और भाषण देने के बाद समझाते हड़ताल का इम्पोर्टेंस। और उसी भाषण देने के क्रम में गांधी ने कहा एक बार कि यार कष्ट होता है तो कष्ट झेलो, अपनी एकता का परिचय देते रहो, कायम रहो, एक मंच पर बने रहो। अगर भूखे रहना पड़े तो भूखे रहो। उसी बीच एक महिला उठती है और गांधी को कहती है कि गांधी, भूख की पीड़ा को तुम क्या खाक जानोगे, आओ मेरे आंगन में। भूख की पीड़ा किसको कहते हैं, टीस किसको कहते हैं, वो तुमको समझ में हम समझाएंगे। जब एक बेबस और एक लाचार माँ भूख से चीखते चिल्लाते अपने ही बच्चों को अनाज का एक निवाला नहीं दे पाती है सिवाय पानी के, तब उसको जो दर्द और व्यथा होती है उसको हम शब्दों में तुमको नहीं बता सकते। वहाँ पता चलेगा कि भूख की पीड़ा क्या होती है। अरे तेरा क्या है गांधी, उठोगे यहाँ से और उन्हीं मिल मालिकों के बीच जाओगे और पसंद का भोजन करोगे। मेरा यह नहीं कहना है कि हमको पसंद का दो, मेरा कहना महज इतना सा है कि कुछ तो दो। गांधी को ये बात विष बुझे तीर की तरह चुभता है और गांधी ने कहा कि भूख क्या होती है ये हम तुमको कल बताएंगे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में पहली बार गांधी बैठे हैं भूख हड़ताल पर। भूख हड़ताल जंगल में आग की तरह फैली। 1869 का जन्मा हुआ ये कैरेक्टर 1918 के कालखंड में जब भूख हड़ताल पर बैठा तो मजदूरों को लग गया कि जो बंदा बैठा हुआ है भूख हड़ताल पर वो मेरे लिए बैठा है, उसको अपना कुछ मिलना नहीं है। मिल मालिकों को लगा कि अगर कुछ भी 19-20 होता है तो आग लगा देगा लोग, क्योंकि गुनाहगार मिल मालिक होगा। परिणाम यह हुआ कि 4 दिन तक भूख हड़ताल में रहे। मिल मालिकों को झुकना पड़ा, मजदूरों की मजदूरी बढ़ाई गई, 35% तक बोनस दिया गया और अंततः फिर से गांधी का जयकारा हो गया। और इस प्रकार भारत के स्वतंत्रता संग्राम का दूसरा प्रयोग, जहां मजदूर थे और मिल मालिक थे, इसमें मिल मालिकों को झुकना पड़ा। चंपारण में तुमने देखा, वहां अंग्रेज जमींदार था और किसान था, अंग्रेज जमींदारों को झुकना पड़ा। इस प्रकार हर एक मोर्चे पर गांधी को जबरदस्त सफलता मिलते चला जा रहा है। गांधी की लोकप्रियता का ग्राफ तेजी के साथ आगे बढ़ता चला जा रहा है। लोगों को गांधी के ऊपर, उनकी रणनीति के ऊपर भरोसा जबरदस्त बढ़ता चला जा रहा है। बात समझ में आ रहा है? गांधी एक नशा की तरह भारत में छाते चले जा रहे हैं और गांधी का तूती आगे चल कर के सर चढ़ कर बोलता है। फरियाया यहाँ तक
कि कोई धक धकी है रे। आए तो 1918 में हो जाएगा अहमदाबाद मिल मालिक मजदूर विवाद। बाकी कहानी सुन लियो, भूल तो नहीं पाओगे, गारंटी है मेरी बात समझा। 17 में आ गया तीन कठिया पद्धति। दूबे को ऑब्जेक्टिव है यहाँ कि तीन कठिया पद्धति है क्या, गांधी को बुलाया किसने था, तो राजकुमार शुक्ल ने। भेटाया कहाँ था, तो लखनऊ अधिवेशन में। रणनीति कहाँ बनी थी, इतना डेप्थ नहीं पूछेगा, हालांकि पूछेगा तो रांची में बना था। फरिया गया है, एनी प्रॉब्लम। तो कथा वाचना यहीं समाप्त किया जाए। आगे पढ़ाएंगे तुम लोगों को खेड़ा सत्याग्रह, उसके बाद आएगा 1919 धमाल का टॉपिक होगा, वहाँ से आगे पूरा इतिहास। जय हिंद।